इमेजिन कीजिए कि आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब इस 100 रुपीज़ में आपको क्या करना है, इस 100 रुपीज़ में आपको नोटबुक खरीदनी है। फिर आपको पता चलता है अरे बर्गर मिल रहा है, बर्गर खा लेते हैं। देन उसके बाद आपका फ्रेंड आता है, वो बोलता है भाई मूवी लगी है, ये वाली बहुत अच्छी मूवी है, देखने चल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपका मन कर जाएगा भाई मूवी तो देखनी पड़ेगी। तो आपके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपीज़ है। इसी 100 रुपीज़ में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बर्गर खाना है, फिर आपको नोटबुक भी खरीदनी है, एंड देन उसके बाद से आपको मूवी देखने का भी मन कर गया। तो क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि पैसे तो लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी वांट्स है, हमारी जो चाहत है, हमें जो चीजें चाहिए वो तो अनलिमिटेड है। यहाँ पर 100 रुपीज में कैसे पॉसिबल है आप ये सारी चीजें कर पाओ? ठीक है, तो यही है इकोनॉमिक का सबसे पहला और सबसे जरूरी कंसेप्ट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है क्या। So hello student, this is Swati Sharma and I welcome you all to my YouTube channel Scientification. In today's video, we'll learn why we cannot have everything we want at the same time and how making one choice means giving up another opportunities। यानी कि ऐसे कैसे हम एक ही चीज को, मतलब एक ही समय पे बहुत सारी चीजों को नहीं पा सकते, है ना, क्योंकि हमारे पास जो मनी है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारे चॉइसेस जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है क्या चीज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं वो बिग क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं अब, है ना, और यही बिग क्वेश्चंस को कवर करते हुए हम अपना इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। मतलब इन्हीं बिग क्वेश्चंस के आंसर हमें इस पूरे चैप्टर में ढूंढने होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बिग क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विद। इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, हम पढ़ेंगे आगे, है ना, कि इकोनॉमिक्स में एक्चुअल में हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपका अभी सबसे पहले स्टार्ट हुआ है ना इकोनॉमिक्स, तो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या चीज, इसमें हम स्टडी किस बारे में करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की क्वेश्चंस इन इकोनॉमी, है ना, यानी इकोनॉमिक्स में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। देन इसके बाद थर्ड इज हाउ डू डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एड्रेस दीज क्वेश्चन, और कैसे अलग अलग जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो इस क्वेश्चन का आंसर देता है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को एड्रेस करता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं, और एक एक जो टॉपिक है उसका वो सारा कवर करेंगे। ये एनसीईआरटी की पूरी कटिंग लगाई हुई है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको इसके अलावा बुक भी पढ़ना है, यही सारा कवर हो जाएगा। तो इफ यू हैड टू चॉइस, वुड यू स्पेंड योर पॉकेट मनी ऑन स्नैक्स और सेव इट फॉर अ पेयर ऑफ शूज। तो यहाँ एनसीईआरटी आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपके पास पॉकेट मनी है और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी पॉकेट मनी को स्नैक्स में लगा दो, मतलब स्नैक्स खरीद लो, या फिर आप क्या करें, पेयर ऑफ शूज खरीद लें। ठीक है, तो अब आपसे आंसर पूछा जा रहा है कि आप क्या करना चाहेंगे इसमें, क्या आप स्नैक्स में अपने पैसे को खत्म कर देंगे या फिर आप पेयर ऑफ शूज लेंगे। तो इफ योर स्कूल लाइब्रेरी हैड ओनली 5 कॉपीज ऑफ द न्यू स्टोरी बुक बट 20 स्टूडेंट वांट टू रीड इट, यानी आपकी स्कूल की लाइब्रेरी है जहाँ पर 5 स्टोरी बुक्स हैं, लेकिन 20 स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि मैं उस स्टोरी बुक को पढ़ पाऊँ। ठीक है, हु शुड गेट द बुक फर्स्ट, तो किसे सबसे पहले बुक मिलेगी। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, कैन द स्टूडेंट शेयर देम और शुड द स्कूल बाय मोर कॉपीज, क्या वो स्टूडेंट शेयर करेंगे आपस में, या फिर स्कूल को और कॉपीज लेनी पड़ेंगी, मतलब और बुक्स लानी पड़ेंगी स्टोरी बुक, ताकि सारे बच्चे पढ़ पाए। So, which type of crop should a farmer grow based on the condition of the soil, rainfall and market demand, है ना, कि जो किसान है वो किस तरीके की फसल उगाएगा, ये डिपेंड किस पे करेगी कि उसकी मिट्टी, उसके जो खेत की मिट्टी है वो किस तरीके की है, एसिडिक है, बेसिक है, या कौन सा कंटेंट उसमें ज़्यादा है। फिर रेनफॉल कैसी है, अगर अच्छी खासी रेनफॉल है तो वहाँ पर हम ऐसे क्रॉप्स को उगा सकते हैं जिसमें वाटर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, जैसे कि राइस। या फिर मार्केट में डिमांड क्या चल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट डिमांड। मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड चल रही है, अगर आप वही काम करें तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, तो शुड एन एंटरप्राइज एम्प्लॉय मोर लेबर और कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या जो एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी है, क्या वो ज़्यादा लेबर और ज़्यादा कैपिटल को रखता है अपने प्रोडक्शन के लिए, मतलब कोई भी प्रोडक्शन होती है किसी कंपनी में तो क्या ज़्यादा लेबर रखे जाते हैं। अगर वो ज़्यादा लेबर रखेगा तो उसका खुद का कॉस्ट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, किस तरीके से वो अपने कॉस्ट कटिंग कर पाएगा, किस तरीके से वो खुद कमा पाएगा। शुड द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन बिल्डिंग हाईवेज और हॉस्पिटल, क्या गवर्नमेंट जो है वो बिल्डिंग हाईवेज और हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसा खर्चा करती है।
तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए। क्या क्या, पहला क्वेश्चन आया कि आप अपनी पॉकेट मनी से क्या करोगे, स्नैक्स लोगे या फिर पेयर ऑफ शूज लोगे। देन क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी लाइब्रेरी में स्टोरी बुक 5 हैं, 20 स्टूडेंट्स चाहते हैं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या बच्चे शेयर करेंगे या फिर स्कूल को न्यू कॉपीज मंगानी पड़ेंगी। देन उसके बाद से आ जाती है क्या, एक और फार्मर के ऊपर क्वेश्चन, जहां पर बोला गया कि फार्मर कौन सी फसल उगाएगा, इट्स डिपेंड ऑन व्हाट, इट्स डिपेंड ऑन द मार्केट डिमांड, रेनफॉल एंड द टाइप ऑफ सॉइल। ठीक, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि क्या कोई इंटरप्राइज यानी कोई भी कंपनी जो है, क्या वो मोर लेबर्स और कैपिटल्स को अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में रखेगी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो गवर्नमेंट जो है वो बिल्डिंग्स, हाईवेज और हॉस्पिटल में क्या ज़्यादा पैसा खर्चा करती है। ठीक है, तो दीज आर नॉट रैंडम क्वेश्चन, rather these are the example of economic choice that individual enterprises and government have to make। है ना, तो ये कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं इकोनॉमिक चॉइस के कि कैसे एक इंडिविजुअल यानी एक इंडिविजुअल इंसान जैसे फार्मर, ठीक है, इसके बाद से इंटरप्राइजेस, इंडिविजुअल में आप भी आ गए, इंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट, किस तरीके से ये लोग जो है वो डिसीजन लेते हैं, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ठीक है, तो ये इट्स नॉट अ रैंडम क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मार्केट के लिए लिखा हुआ है, देखो, अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ हम चीज़ों को खरीदते हैं और चीज़ों को बेचते हैं। ठीक है, और इसके बाद लिखा है इट कुड बी अ फिजिकल मार्केट और द वर्चुअल मार्केट। सही बात है, आजकल तो हम वर्चुअली भी ऑनलाइन शॉपिंग कितनी करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी कितने सारे ऐप बन चुके हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड बहुत सारे ऐप्स बन चुके हैं। तो ये आपका फिजिकल मार्केट भी हो सकता है, मतलब आप जाके मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं या फिर वर्चुअल मार्केट में भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो सम ऑफ आवर प्रेफरेंस आर नीड्स सच एज असेंशियल लाइक द फूड, वाटर एंड शेल्टर। देखो, कुछ तो हमारी जो प्रेफरेंस होती है जिसे हम ज़रूरत कहते हैं, नीड्स वो जो आपकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करेगा, जैसे कि फूड, वाटर एंड शेल्टर, है ना, जिसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या लिखा है, फूड, वाटर एंड शेल्टर, ये तीनों चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैसे, देखो, ये वो बेसिक नीड है जो अगर नहीं है तो हमारी लाइफ जो है वो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, खाने के लिए चीज़ें चाहिए, हमें पानी पीने के लिए चाहिए, और हमें एक छत चाहिए जिसमें हम रह सकें ताकि हमारी बॉडी सेफ रहे। ठीक, हम सेफ रहें। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो हमारी बेसिक नीड्स है, ये तो चाहिए ही चाहिए। बट वाइल अदर आर वांट्स, बट इसके अलावा जो चीज़ें होती है ना, वो क्या होती है, वो हमारी वांट्स होती है, यानी हमारी चाहत होती है कि हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, जैसे कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए एक नया, मुझे वेकेशन पे जाना है। ठीक है, या फिर मुझे कुछ लोग होता है लग्जरी आइटम्स का शौक, भाई लग्जरी आइटम्स लेके आओ। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारी चाहत है ना। तो देखो, वाइल अदर आर वांट, बाकी सारी चीजें क्या है, वांट, जैसे लाइक गैजेट्स, वेकेशंस पे घूमने जाना, लग्जरी आइटम्स लेना। ठीक है, ये सब क्या है, जैसे कि देखो, आप फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास बाइक है और आपको कहीं भी जाना होता है तो आप बाइक से अप डाउन कर लेते हैं, और काफ़ी मतलब आपको रोज़ जाना होता है, काफ़ी दूर जाना होता है, 30 to 40 किलोमीटर्स के अराउंड अगर आपको जाना हुआ, आप बाइक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी वो ज़रूरत हो गई कि आपको बाइक वो चाहिए। लेकिन अब उस कंडीशन में आप कहें नहीं भाई मुझे तो कार चाहिए, मैं तो कार से अप डाउन करूँगा, तो अब ये आपकी नीड नहीं है, अब ये आपकी वांट हो गई, आप चाहते हो। नीड क्या है, जो आपकी ज़रूरतों को जो पूरा कर रही है, जो जिसके बिना आपका काम नहीं हो पा रहा है, वो नीड है ना। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हो तो वो क्या है, वो आपके वांट है, यानी आपकी चाहत है। ठीक, तो इसके बाद देखो, पीपल मे वांट टू ग्रेड फ्रॉम अ बाईसाइकिल टू अ मोटर बाइक एंड देन कार। सही बात है, जैसे किसी इंसान के पास साइकिल है ना, पहले तो बच्चा सोचता है भाई साइकिल मिल जाती, एंड जैसे ही साइकिल मिली, भाई मोटरसाइकिल मिल जाए, 18+ जैसी हो जाऊंगा मोटरसाइकिल चलाऊंगा। ठीक है, एंड जब मोटरसाइकिल हाथ में आती है उसके कुछ टाइम बाद भाई कार चलानी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी डिजायर्स हैं, ये हमारी वांट है, हम चाहते हैं कि हमें ये सारी चीजें मिले। और इंसान की एक ये खासियत है कि इंसान को जितना मिलेगा ना वो उतना ही उसको चाहिए। समझ गए, तो देखो यहाँ पर नीड्स में क्या है, खाना है, शेल्टर है, पढ़ाई है। ठीक है, ये सारी चीजें, मेडिसिन हैं यहाँ पर, और ये क्या, क्लॉथ है ना। तो ये सारी क्या है, हमारी ज़रूरतें हैं, इसके बिना हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वांट्स, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, वॉच चाहिए बिल्कुल ब्रांडेड, कार चाहिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चाहिए, ये सब क्या है, ये हमारी चाहत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके बिना हम जी नहीं सकते, इसके बिना हम जी सकते हैं, है ना। बट ये ऐड हो जाएगा तो थोड़ी हमारी लाइफ लग्जरी हो जाएगी। समझ लो, तो लेट्स एक्सप्लोर। आई थिंक आपको नीड एंड वर्ड्स में फ़र्क समझ में आ गया होगा, इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट अब रह जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन आते हैं लेट्स एक्सप्लोर पे। लिस्ट 3 थिंग्स योर पेरेंट वर्ड दिस मंथ। अब आपको लिस्ट करना है, लिस्ट आउट करिएगा खुद से कि किसी भी तीन चीज़ों
3 चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो इस मंथ आपके पेरेंट्स खरीद के लाए हो आपके घर में, और फिर आप बताओ कि क्या वो आपके घर की ज़रूरत थी या एक्स्ट्रा है कुछ, है ना। मतलब वो जो भी आइटम लेके आए हैं वो नीड है और वांट है ना। तो ये आप कैटेगराइज करना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को आप लेके घर पे और कैटेगराइज करके देख सकते हैं। उससे क्या होगा ना, आपको ना क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में नीड एंड वांट में फ़र्क क्या है। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसके बिना आपका जीवन चलेगा ही नहीं, दैट इज़ योर नीड। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो मैं ऐड ऑन कर रही हूँ ताकि मुझे कंफर्ट मिले, दैट इज़ योर वांट। समझ रहे हो? डू यू थिंक हैविंग टू मैनी वांट्स में क्रिएट प्रॉब्लम? क्या आपको लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहना भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है? अगर लगता है तो बताओ क्यों, और नहीं लगता तो भी बताओ क्यों नहीं लगता। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को चाहना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, आपकी क्या राय है, आप मुझे इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है रिसोर्सेज क्या है ना। तो पहले रिसोर्सेज ही देख लेते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद यहाँ दिया हुआ है फैक्टर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एक ऐसी चीज जिसको यूज किया जाता है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। कि मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सर्विसेज के लिए जिसे यूज किया जाता है वो रिसोर्सेज है। ये हो सकता है नेचुरल हो जैसे कि वाटर हो गया, कोल हो गया, और हो सकता है मैनमेड हो जैसे कि कोई भी कैपिटल या फिर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन शॉर्ट टर्म में आपको बताती हूँ, रिसोर्सेज इज व्हाट विच सेटिस्फाइड द ह्यूमन नीड, है ना। anything that satisfied human need is called resources। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप यही लिखिए, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जरूरतों को पूरा करे, है ना। anything which satisfied human need, ये सबसे शॉर्ट है ना। कोई भी ऐसी चीज जो इंसान की जरूरतों को पूरा करे उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं, है ना। और इवन ह्यूमन इज ऑल्सो रिसोर्स, क्योंकि हम भी तो किसी के लिए हेल्प करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं एंड वो भी हमारी कोई हेल्प करते हैं। तो हम लोग भी तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो हम भी किसी के लिए रिसोर्स हैं। ठीक है, तो ह्यूमन इज ऑल्सो रिसोर्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं चॉइस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड। देखो यहाँ लिखा भी है, रिसोर्सेज आर सेटिस्फाइड आर रिक्वायर्ड, रिसोर्सेज ज़रूरी है ताकि, क्योंकि ये ह्यूमन की नीड्स एंड वांट्स दोनों को फुलफिल करता है। ठीक है, क्योंकि ये हमें सेटिस्फाई करता है, हमारी जो भी नीड्स है या वांट है उन सबको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या कहलाता है, रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब आपने ग्रेड 8 में पहले ही पढ़ा हुआ है इसके बारे में। यू हैव लर्न अबाउट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। यानी आप अगर आपको प्रोडक्शन करना है, किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। पहले तो आपको ज़मीन चाहिए जहाँ पर आप पूरी कंपनी स्टैब्लिश कर पाओ। फिर आपको लेबर चाहिए, है ना। जितना सस्ता लेबर मिल जाए उतना आपको अच्छा, है ना, जो कि उस चीज़ों को, उस प्रोडक्ट को बनाए। देन आपके पास कैपिटल चाहिए, एंड कैपिटल के बाद लास्ट क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए आपके पास। और अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स में, कैपिटल को अगर हम समझे, तो कैपिटल का मतलब हो सकता है टूल्स, जो मशीन लगाई जाती है ना। देखो प्रोडक्शन के लिए मशीन तो चाहिए, तो मशीन हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, कोई भी इक्विपमेंट हो गया, इवन मनी जो पैसा है, ये सब किस में आ जाता है, ये सब कैपिटल में आ जाता है। तो कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का मैन मेड रिसोर्स हो, ठीक है, उसे कैपिटल कहेंगे। यहाँ पैसा भी हो सकता है, यहाँ पर कोई मशीन भी हो सकती है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं आज के टाइम पे, टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये चारों चीज़ अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये दीज आर द प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउएवर बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। ऑब्वियसली चाहे हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, चाहे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करें, दोनों ही जो क्या है, दोनों ही हमारे यहाँ पर क्या है, दोनों की क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है हमारे पास। ऐसा नहीं है हमारे पास कि इतना अनलिमिटेड हो कि वेस्ट कर दें हम, बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं है इतना। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है, चाहे नेचुरल की बात करें चाहे ह्यूमन मेड की बात करें, रिसोर्सेज जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो क्या है, लिमिटेड है। दे कैन बी पुट टू मेनी ऑल्टरनेटिव यूजेस, है ना, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूज में इसको पुट किया जाता है, सच एज एलोकेशन ऑफ मनी टू बाय अ फ्रूट्स और अ पेयर ऑफ शूजेस, है ना। अब जैसे कि हम बात करें क्या ऑल्टरनेट, बहुत सारे ऑल्टरनेट्स में हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं सच एज द एलोकेशन ऑफ मनी, है ना। मनी जो है उसका यूज या तो आप फ्रूट्स खरीदने में भी कर लें, या पेयर ऑफ शूज खरीदने में कर लें। नॉट जस्ट हाउस होल्ड, इकोनॉमिक ऑल्सो हैव to decide how to use their scarce resource in the best possible way to meet unlimited wants and improve people's quality of life, है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि
कि इकोनॉमिक जो है वो सिर्फ घर के मतलब चीज़ों के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि ये आपको बताता है कि आप किस तरीके से एक रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो अनलिमिटेड वांट्स है वो भी पूरी हो जाए और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो और साथ के साथ रिसोर्सेज जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर इन फिगर 8.2 में ये दिख रहा है, ये पिक्चर है, शो द ऑल्टरनेट यूज ऑफ स्टील। यहाँ पर स्टील के अलग अलग यूज दिखाए गए हैं। जैसे ऊपर देखो, सबसे पहले स्टील के यूज से क्या करा गया, इक्विपमेंट्स बनाए गए हैं। देन आप यहाँ देख रहे हो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जो की गई है वो भी स्टील के उससे की गई है। एंड देन रेफ्रिजरेशन, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसकी भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की गई है, ठीक है। तो ये सब में किसका यूज हुआ है, स्टील का यूज हुआ है। when one alternative is chosen, the other option are given up, ठीक है। सही बात है, जब आपके पास स्टील है और आपने सोच लिया कि मुझे इससे ये बनाना है ना, पहले आपने सोचा था कि ठीक है मुझे मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने हैं, फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं अगर मशीन बनाऊं तो मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके पास स्टील तो लिमिटेड है ना। अब आप उस स्टील से या तो इक्विपमेंट्स बना लोगे या मशीन बना लोगे। अब आपने इक्विपमेंट, अगर आप स्विच हो रहे हो मशीन के लिए, तो आपको पहली वाली जो वांट थी उसको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि when one alternate is chosen, जब भी आप एक अल्टरनेटिव चूज कर लोगे तो आपको दूसरे वाले को छोड़ना पड़ेगा ऑप्शन को। द वैल्यू ऑफ वांट इज गिवन अप इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो वैल्यू ऑफ व्हाट इज गिवन अप जो कि आपने छोड़ दिया है उसे हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। इमेजिन दैट अ फार्मर हैज अ पीस ऑफ लैंड। इमेजिन कीजिए कि एक फार्मर है जिसके पास क्या है, एक जमीन है, एंड कैन चूज टू ग्रो इधर बार्ले, और वो क्या कर रहा है, वो चूज कर रहा है उसको या तो बार्ले उगा ले उस पे या वीट उगा ले, ठीक है। उसको दो चीज उगानी है, या तो वो बार्ले उगा ले उस पे या तो वीट उगा ले विद लिमिटेड लैंड। अब उसके पास जो लैंड है वो कम है, लिमिटेड है उसके पास, ठीक है। वाटर एंड लेबर, क्या है, जमीन भी कम है, वाटर भी कम है एंड लेबर भी कम है, मतलब लिमिटेड है, कम में नहीं कहूंगी मैं, लिमिटेड है। द फार्मर मे डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच क्रॉप टू प्रोड्यूस, है ना। तो अब उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर वो दोनों उगाना चाह रहा है तो किसको कितना ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब क्या उसको वीट का प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए या बार्ले का करना चाहिए, या दोनों का इक्वल अमाउंट में करना चाहिए, या सिर्फ एक ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक टेबल गिवन है आपको, इस टेबल में आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से, यहाँ देखो ये ऊपर टेबल भी दिख रही है, साथ के साथ ये ग्राफ भी दिख रहा है ना। तो ये ग्राफ और टेबल आपको बताएगा एक्चुअल में कि किस तरीके से चीजें जो है, अगर फार्मर किस तरीके से सोचे तो उसका ग्राफ किधर जाने वाला है, ठीक है। चलो समझते हैं इस ग्राफ को। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन की। तो फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन है जिसमें अगर वो 0 kg बारले उगाता है, मतलब वो बारले उगा ही नहीं रहा है, एंड उसने क्या सोचा कि मैं 100 kg पूरा वीट ही उगा दूंगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है। तो देखो ग्राफ क्या दिख रहा है, ग्राफ देखोगे तो एक्स एक्सिस पे बारले शो हो रहा है ना, एंड वाई एक्सिस पे आपको क्या शो हो रहा है, वीट शो हो रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है। तो इसने क्या बोला, पहला ग्राफ क्या है, जब ये बारले बिल्कुल जीरो उगा रहा है, यानी बारले कहाँ है, जीरो पे है, बारले कहाँ है, जीरो पर है, और उसके बाद देखो वीट कहाँ है, वीट उस टाइम 100 पे है, ठीक है। फिर सेकंड ग्राफ लेके आता है ये, सेकंड बात करता है बी वाले पॉइंट पे। बी सिनेरियो में क्या है, जब 25 kg, यानी 25 kg जो है, ये देखो ये वाला पॉइंट 25 kg जब बारले उगाया जा रहा है, उस टाइम पे 90 kg वो वीट उगा रहा है। तो 90 kg, यहाँ से 90 kg देखो ये रहा, ये 90 kg, तो देखो एक ग्राफ ये प्लॉट हो गया, ठीक। फिर सी वाली कंडीशन जिसमें 50 kg उसने बारले लिया है, यानी बारले ये रहा 50 kg, ठीक है, यहाँ 25 था, 50 kg लिया है, एंड उस टाइम पे उसने क्या किया है, उसने 70 kg गेहूं उगा दिया है, 70 kg क्या किया है, गेहूं उगा दिया है, ठीक है। देन उसके बाद से फिर नेक्स्ट ग्राफ इसने क्या बोला, डी वाला ऑप्शन, जहां पर 75 kg, यानी 75 kg उसने क्या किया है, बारले लिया है, तो उस कंडीशन में उसका जो वीट प्रोडक्शन है वो 40 kg होगा। एंड लास्ट वन, जब ई वाली कंडीशन में आता है, जब वो 100 kg ऑफ बारले उगाता है, उस टाइम पे उसके पास क्या है, वीट का प्रोडक्शन जीरो हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो इस ग्राफ को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना, यानी पीपीसी। तो यहाँ लिखा है व्हेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ कहाँ क्या है। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी पीपीसी, विच शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन, जो कि आपको दर्शा रहा है कि ट्रेड जो हो रहा है बारले और वीट के बीच में वो कैसा हो रहा है। और यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि पॉइंट ए से ई तक फार्मर जो है वो किस तरीके से मूव किया। उसमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि दे प्रोड्यूस मोर बार्ले एंड द लेस वीट।
मतलब जैसे ही हम पॉइंट ए से ई तक आएंगे तो हमें ये दिखेगा कि जैसे हम पॉइंट ए बी सी डी ई आ रहे हैं तो बार्ले का प्रोडक्शन तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वीट का प्रोडक्शन कम होता चला जा रहा है। ग्राफ भी आपको दिख रहा है, ग्राफ गिरता हुआ दिख रहा है। लास्ट में एट द एंड वीट का प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो दिख रहा है, यानी वीट नेगेटिव जा रहा है यहाँ पर एंड बार्ले जो है वो पॉजिटिव जा रहा है। ठीक, तो हाँ, इसका मतलब समझे कि टू ग्रो मोर बार्ले, यानी आपको जितन बार्ले ज्यादा उगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यही तो बात हो रही है, इसी को तो हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अगर आपको कोई चीज चाहिए, फिर आपको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखती है, आपको लगता है ये वाली ग्रैब कर लूं, तो पहले आपको इसे छोड़ना पड़ेगा, तभी तो इसे ग्रैब कर पाओगे, है ना। लिमिटेड है, आप एक ही टाइम पे दो काम कैसे कर सकते हो, है ना, तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर तो वही प्रोसेस जिसमें आप किसी दूसरी चीज के प्रोडक्शन के लिए या किसी दूसरी भी चीज को जो आपको चाहिए उसके चक्कर में आप फर्स्ट वाली नीड को छोड़ दें, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। तो देखो यहाँ पर बार्ले का प्रोडक्शन फार्मर को 100% चाहिए था, तो उसके लिए उसने वीट के प्रोडक्शन को बिल्कुल छोड़ दिया। और इसके अलावा ऐसे ही ग्राफ दिखा रखा है कि अगर उसको चाहिए था बार्ले का प्रोडक्शन 25, तो उस कंडीशन में 90 केजी उसको वीट मिल जाता, लेकिन वही धीरे धीरे बढ़ता चला गया और एक कंडीशन ऐसी आई कि जहाँ उसे 75 केजी भी बार्ले का प्रोडक्शन मिला, तो उस टाइम पे उसका वीट से उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, यानी सिर्फ उसको 45 केजी वीट मिला। एंड द लास्ट वाले में आप देख रहे हो कि जब उसे 100 केजी बार्ले का सोचा ना, उस टाइम पे उसको वीट से बिल्कुल सेक्रीफाइस करना पड़ा, मतलब वो वीट नहीं उगा पाएगा, तभी वो 100 केजी बार्ले उगा पाएगा। समझ गए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ऑल द पॉइंट्स ऑन द पीपीसी show the maximum output that can be produced through efficient use of the resources by avoiding wastage। और ये जो ग्राफ है ना, ये आपको वेस्टेज अवॉइड करने को बोल रहा है, मतलब ये जो ग्राफ है एक एफिशिएंट तरीके से आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज, ये ग्राफ शो कर रहा है आपको। ठीक है, दिस हेल्प इन बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय एंटरप्राइजेस एंड द गवर्नमेंट। तो किसी भी इंटरप्राइजेस को या किसी भी गवर्नमेंट को अगर एक प्लान करना है, प्लान वे में काम करना है, डिसीजन लेना है, तो उसको इस ग्राफ को फॉलो करते हुए काम करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, वेस्टेज कम होगा एंड प्रोडक्शन हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता लग जाएगा। तो इस ग्राफ को का नाम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी पीपीसी। अगर आपको पीपीसी की फुल फॉर्म आ जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर को। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट हाउ दे मेक चॉइस फॉर एवरीडे परचेजेस। आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि आप किस तरीके से जो भी चीजें आप रोज खरीदते हो उसको चूज कैसे करते हो। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन, मतलब आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, समझ चुके हो ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या है, आपको दूसरी चीज लेनी है तो आपको पहली वाली चीज को छोड़नी पड़ेगी, यही तो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि आप कौन कौन से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फेस करते हो अपना दिन में, जो भी चीजें आपको लेनी है उस चीज के लिए। देन सेकंड बोला हुआ है, हाउ डू यू डिसाइड टू स्पेंड योर टाइम, आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हो, कैसे डिसाइड करते हो स्पेंड करने के लिए। इस टाइम और स्कैर रिसोर्स, क्या टाइम जो है वो सीमित है, सीमित रिसोर्स है, या वो आपके पास अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर देना है। अब बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, टाइम लिमिटेड है या अनलिमिटेड है आपके लिए। ठीक, यहाँ कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। इकोनॉमी, द स्टेट ऑफ द कंट्री और अ रीजन इन टर्म ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड द फ्लो ऑफ मनी। क्या है, किसी भी कंट्री की, किसी भी रीजन की वो स्टेट जिसमें हम प्रोडक्शन की बात करें, जिसमें हम कंजप्शन की बात करें, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें और जिसमें हम फ्लो ऑफ मनी की बात करें, यही तो है इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम बात क्या करते हैं, किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन की पर्टिकुलर प्रोडक्शन, कंजप्शन, गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ मनी, इसी की बात करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, है ना। और इस पूरे चैप्टर में हम यही बात भी करेंगे और कर भी रहे हैं। तो इकोनॉमिक एंटिटीज क्या होती हैं, वन हु पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी चीज जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एंटिटीज कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में कौन कौन हो गया, फार्मर हो गए, और आपके जो भी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो, कंज्यूमर्स यानी हम लोग जो चीज़ों को खरीदते हैं, गवर्नमेंट और इंटरप्राइजेस, है ना। तो ये सारे क्या हो गए, ये सब क्या है, इकोनॉमिक एंटिटीज हैं। तो डेटा, डेटा क्या है, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। वो फैक्ट्स और वो स्टैटिस्टिक्स जो कि एक साथ कलेक्ट करके रखी जाए किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, आपके डेटा कहलाती है। जैसे हमने पीछे अभी जो कर्व ग्राफ देखा था वो क्या था, हमारा डेटा ही तो था। ठीक, तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम डेटा का यूज़ करते हैं और इकोनॉमिक में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विद। इकोनॉमिक आखिर किसके बारे में बात करता है, तो ये बताना है हमें।
The word economics comes from the Greek word oikonomia, means in turn is composed of the two words. Oikos means which is usually translated as a household. Onemia means the best translated as management. ठीक है, so the economic refer to the household management. तो इकोनॉमिक का मतलब समझ में आ गया, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है ऑइकोनोमिया से, जिसमें ऑइकोस का मतलब होता है घर, हाउस होल्ड, घर की जो चीज़ें होती हैं वो, एंड नीमिया का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं किस तरीके से हम चीज़ों को, घर की चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इन द सच इन द केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द लिमिटेड वांट, नॉट जस्ट फैमिलीज बट ऑल्सो द नेशन मस्ट प्लान, है ना। देखो, तो जैसे कि हम ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना हमारे पास, और अनलिमिटेड जो हमारी वांट्स है, ये सिर्फ घर के लिए नहीं है या किसी फैमिली के लिए नहीं है, बल्कि एक नेशन को भी ये चीज़ सोचनी बहुत ज़रूरी है। यानी नेशन को भी प्लान करना चाहिए वो किस तरीके से एफिशिएंट वे में रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। सिंस रिसोर्सेज हैव कंपीटिंग यूजेस, Since resources have competing uses, individual enterprises and government must decide how to best allocate them, है ना। यानी यहाँ पर किसी भी इंसान को या कोई कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट हो, इन सबको डिसाइड करना होगा कि एक्चुअल में अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज हैं तो उसको आप किस तरीके से ऐसे यूज़ कर सके कि मोस्ट एफिशिएंट वे में वो रिसोर्स यूज़ हो जाए। ठीक, तो these resources affect the well-being of the people and the society as whole, है ना। और वो resources किस तरीके से किसी भी इंसान को और पूरी इवन सोसाइटी को जो है वो सोसाइटी को भी यूज, मतलब सोसाइटी के लिए भी यूजफुल हो। ठीक, the discipline of economics deal with how choice are made by ऑप्टिमाइजिंग द यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे एफिशिएंट तरीके से, ताकि वो आपकी ज़रूरतें और आपकी जो वांट चाहत है दोनों को ही फुलफिल कर सके। ठीक है, इट एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक एंटिटीज़, अलग अलग एंटिटीज़ क्या हुई, जैसे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब जो हैं जितनी भी इकोनॉमिक एंटिटीज़ हैं, ठीक है, इंटरैक्ट इन एन इकोनॉमी, ये सब आपस में इंटरैक्ट कैसे करती है इकोनॉमी में, ये भी हम यही समझेंगे। फॉर एन एग्जांपल, हाउ पीपल्स वर्क एंड अर्न वेजेस, हाउ वेल्थ एंड रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ द प्राइस आर डिटरमाइंड इन द मार्केट। मतलब किस तरीके से एक इंसान वर्क करता है और पैसे कमाता है, ये आप यहाँ पढ़ोगे। किस तरीके से जो वेल्थ होती है और रिसोर्सेज जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना। किस तरीके से जो प्राइजेज हैं मार्केट के वो डिटरमाइन होते हैं कि मार्केट में किस प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा, एंड ये प्राइस किस तरीके से फ्लक्चुएट करता है, ये भी हम इसमें पढ़ते हैं। हाउ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ड्राइव इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से एक एजुकेशन और एक टेक्नोलॉजी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है ना। एंड हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ट्रेड इन्फ्लुएंस द प्राइस इन द मार्केट, और किस तरीके से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं ये मार्केट को इन्फ्लुएंस करती हैं और एम्प्लॉयमेंट्स को और बहुत सारी चीज़ों को। तो इसमें इकोनॉमिक्स में हम एट द एंड यही पढ़ने वाले हैं। सो हैवर गुड डिसीजन रिलाई ऑन द डेटा एंड एनालिसिस, नॉट गेस वर्क। आप गेस करके डिसीजन नहीं ले सकते यहाँ पर, आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, आप प्रॉपर डेटा लेंगे, डेटा को पूरा एनालाइज करेंगे, एंड देन उसके बाद आप फाइनली डिसीजन जो लेंगे वो एक अच्छा डिसीजन निकल के आएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल फैमिलीज एलोकेट देयर मनी फॉर असेंशियल आइटम, जैसे कि कोई भी फैमिली है उसको जो अपना पैसा है वो यूज़ करना है, जैसे कि फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, स्कूल सप्लाईज के लिए, एंड नॉन असेंशियल आइटम सच एज ज्वेलरी, एंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। एंड सेविंग्स, ये क्या है, नॉन असेंशियल का पार्ट हो जाती हैं। तो किस तरीके से एक फैमिली जो है वो अपने मनी को एक असेंशियल आइटम और एक नॉन असेंशियल आइटम दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके यूज़ कर सकती है। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए कि हमारे पास इतनी हमारी सैलरी है तो उसमें से इतना पार्ट तो जो है वो बहुत असेंशियल है, लाइक खाने के लिए चीज़ें चाहिए चाहिए, कोई बीमार है तो मेडिसिन चाहिए ही, स्कूल की सप्लाई जो है, स्कूल की जो फीस है वो तो जानी ही जानी है। तो ये क्या है, ये सारी एसेंशियल नीड्स हो गई। ठीक है, तो ये तो होना ही होना है, इसे करना ही करना है। तो इसको करने के बाद जो बचता है उसमें फिर नॉन एसेंशियल नीड्स को देखा जाता है, यानी किसको, जैसे कि कोई शॉपिंग करनी है आपको वो देखेंगे, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स देखेंगे, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो देखेंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद जो बचा है वो सेविंग्स करेंगे। तो ये क्या है, नॉन एसेंशियल वाला पार्ट है। तो गवर्नमेंट यूज रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन टू प्लान एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो हम टैक्स पे करते हैं उससे जो रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को, उसका गवर्नमेंट क्या करती है, उसका यूज़ करती है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस ये सब बनाने में,
एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स में लगाती है। हमारे यहाँ कितने सारी वेलफेयर प्रोग्राम चलती है, जैसे सबसे बड़ा क्या है, पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अलावा मिड डे मील, ये भी तो वेलफेयर ही है, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन द गवर्नमेंट स्कूल, ये सब क्या है, सब वेलफेयर स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट चलाती है फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों के लिए, है ना। तो ये क्या है, ये सब कहाँ से आता है, वही जो टैक्स हम पे करते हैं, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है हमारे टैक्स पेमेंट से, उसी से तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो enterprises study market trend and the new innovation। तो ये इंटरप्राइजेस जो होती है ना, जो भी कंपनीज होती है, वो क्या करती है, वो मार्केट का ट्रेंड देखती हैं, मार्केट में चल क्या रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगी, कुछ नए इनोवेशंस लेके आएंगी कि और क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं जिससे कस्टमर जो है, कस्टमर को और अट्रैक्ट हो, बेसिकली कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो, ठीक, टू बेटर सर्व कस्टमर्स एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और इससे हमारा प्रॉफिट, क्योंकि कस्टमर्स अगर अट्रैक्ट होंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही। तो इकोनॉमिस्ट स्टडी आर द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। तो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो एक्चुअल में ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचते हैं। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो पेट्रोल पे रन कर रही है, लेकिन हमें पता है कि हमारे यहाँ पेट्रोल का प्रोडक्शन कुछ खास नहीं होता है, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब जो कंडीशन है, जैसे कि सिनेरियो इस टाइम पे चल रहा है, वॉर वाला सिनेरियो जो चल रहा है, तो जो हम ऑयल इंपोर्ट करते थे बाहर से, वो इंपोर्ट अब उतना एफिशिएंट तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो अब हमने क्या किया, हमने सोचा कि हम क्यों ना जो E20 वाला मॉडल लेके आए थे, क्यों ना हम उस पर शिफ्ट कर दें, है ना। E20 क्या था, इथेनॉल ब्लेंडिंग थी, इसमें 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल की बात की गई है। और ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है, ये काफ़ी टाइम पहले से बात चल रही है, ठीक है। तो क्यों ना इस टाइम पे हम किसी ना किसी ऑल्टरनेट पे स्विच करें, क्योंकि पेट्रोल एक फॉसिल फ्यूल है, तो ये तो वैसे भी लिमिटेड है पूरे वर्ल्ड में ही, है ना। तो हमें वैसे भी किसी ऑल्टरनेट पे शिफ्ट होना था, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उस पे शिफ्ट हुए, इसके बाद E20 पे शिफ्ट हुए। तो ये क्या है, ये सब ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो यहाँ ये लिखा है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचते हैं कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। वो ये सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे हो सकती है, किस तरीके से ये ना करके कुछ और किया जाए इस चीज़ से, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा हमारे लिए रिसोर्स को यूज़ करना, है ना, और उससे हम ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी कर पाएंगे। द पोटेंशियल आउटकम्स टू हेल्प इंडिविजुअल, है ना, और एक पोटेंशियल आउटकम्स की बात करती है कि मतलब आउटकम कितना अच्छा आ जाए, है ना, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंटरप्राइजेस को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। तो दे यूज़ द डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट रिपोर्ट, जो कि ये गवर्नमेंट रिपोर्ट से डेटा उठाती है, उसको यूज़ करते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है और फाइनेंशियल्स आते हैं, ठीक। तो स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एंड देयर एनालिसिस हेल्प टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। यानी कंपनी की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो उनकी एनालिसिस होती हैं, वो हमें समझने में हेल्प करती हैं कि किस तरीके से रिस्क जो है वो एक कैसे रिस्क आ सकता है और किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमें मिल सकती है। द स्कोप ऑफ देयर वर्क्स इंक्लूड, देखो, पॉलिसी मेकिंग, फिर पॉलिसी मेकिंग में क्या आ गया, गाइडिंग गवर्नमेंट ऑन टैक्सेशन और वेलफेयर स्पेंडिंग। यानी इकोनॉमिक्स हेल्प करता है गवर्नमेंट को ये गाइड करने में कि आप टैक्सेशन को, टैक्स को किस तरीके से यूज़ करो, वेलफेयर स्पेंडिंग्स जो है उसमें कैसे यूज़ करना है आपको। फिर उसके बाद बिजनेस कंसल्टिंग, यानी हेल्पिंग फर्म, जो कंपनीज होती है उनकी हेल्प करना, ताकि वो ग्रोथ कर सके और एफिशिएंसी जो है उनकी वो इम्प्रूव हो सके, ठीक। इसके बाद क्या है, रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी यहाँ पर हम इकोनॉमिक को समझ सकते हैं, स्टडी इकोनॉमिक ट्रेंड एंड टीचिंग अदर्स। यहाँ पर इकोनॉमिक्स के ट्रेंड को समझ सकते हैं ताकि हम दूसरों को भी समझा सकें। एंड द लास्ट, फाइनेंस, एडवाइजिंग इन्वेस्टर्स ऑन वेयर टू इन्वेस्ट, है ना। यहाँ जो इन्वेस्टर्स होते हैं अलग अलग, जो कि जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी जगह पे FD RD जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है वो समझा पाता है एक इन्वेस्टर को कि आपको इन्वेस्ट एक्चुअल में कहाँ करना चाहिए, ठीक। ये है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2025 एंड 2026, ठीक है। अ रिपोर्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट एनुअल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट बिफोर द यूनियन बजट। जस्ट ये जो यूनियन बजट पास होता है ना हमारा, कि हम नेक्स्ट 1 ईयर में अपने पैसे को कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं, उससे जस्ट पहले जो है वो इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, जस्ट एक दिन पहले। इकोनॉमिक सर्वे में एक्चुअल में ये आ जाता है कि हमने पिछले एक साल में जो पैसा था वो कहाँ यूज़ किया, ठीक है, किस तरीके से। पहले तो बजट आता है लास्ट ईयर का जो बजट होता है उसमें देखो कभी भी बजट में आएगा कि हम आगे आने वाले साल पे क्या कर रहे हैं, और इकोनॉमिक सर्वे में आएगा कि जो पीछे वाला साल बीत गया उसमें हमारा कहाँ कितना पैसा कहाँ खर्च हो गया, समझ गए, है ना। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में ये डिफरेंस है। तो country's economic performance during the past year and analysis various sector,
है ना, अलग अलग सेक्टर को एनालाइज करते हैं ऑफ इकोनॉमी, सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड अदर एरियाज लाइक एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ डिस्कस करते हैं। इट डिस्कस द future challenges also, है ना, and opportunities for the economy. This help people, है ना, ये लोगों की हेल्प करता है क्या समझने में कि हाउ द इंडियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी जो है वो काम करती है, एंड व्हाट स्टेप द गवर्नमेंट मेक टेक, है ना, और कौन कौन से स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ले टू इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। इट ऑल्सो एक्ट एज अ ब्लू प्रिंट फॉर द अपकमिंग यूनियन बजट, और आगे आने वाले बजट के लिए ये एज अ ब्लूप्रिंट भी वर्क करता है, ठीक है, यूनियन बजट, बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंसाइट फॉर पॉलिसी मेकर्स वाइल मेकिंग पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन, है ना, मतलब वो लोग जो जैसे पीछे जो पॉलिसीज बनी थी, तो बजट में उसी पॉलिसी से रिलेटेड अगर हमें कुछ लाना है तो ये उन जो पॉलिसी बना रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है कि वो पिछला इकोनॉमिक सर्वे पढ़ ले और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहे, उसके अकॉर्डिंग वो अपना उसी वो जो पॉलिसी है उसको आगे और इफेक्टिव तरीके से लॉन्च कर पाए, ठीक। इसके बाद इट ऑल्सो यूज फॉर द सिटीजन एज इट एक्सप्लेन द इकोनॉमिक डेटा इन अ क्लियर मैनर, और ये हम लोग के लिए भी ज़रूरी है ताकि हम इकोनॉमिक डेटा अच्छे से समझ पाएँ। तो यू कैन हैव अ लुक एट लीस्ट इकोनॉमिक सर्वे एट, तो यहाँ पर जाके आप इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हैं इंडिया का 2025 एंड 26 का। तो पॉलिसी, अ कोर्स और अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन अडॉप्टेड और प्रपोज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। पॉलिसी क्या है, कोई भी एक ऐसा कोर्स या फिर कोई ऐसा प्रिंसिपल जो कि किसी भी इंसान के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडॉप्ट की जाए, उसे ही हम पॉलिसी कहते हैं, ठीक। इसके बाद देखो की क्वेश्चंस ऑफ इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में की क्वेश्चंस क्या हैं, तो पहला है एनी मिसमैच बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, पहला क्या है, एनी मिसमैच between individual unlimited wants and limited resources gave rise to three key questions that is discipline of economic seeks to address। जैसे ये देखो अनलिमिटेड वांट है और दूसरा क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, सही बात है, हमें चीज़ें तो बहुत सारी चाहिए लेकिन रिसोर्सेज तो नहीं है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्कैरसिटी आएगी, है ना, स्कैरसिटी आएगी। फिर यहाँ से चॉइसेस बनेंगी, चॉइसेस, या तो आप क्या करो, या तो आप क्या करो, व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको क्या प्रोड्यूस करना है, फिर आपको पता होना चाहिए कैसे प्रोड्यूस करना है, फिर किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इकोनॉमिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी मिसमैच बिटवीन द अनलिमिटेड वांट्स एंड द लिमिटेड रिसोर्स गिव राइज टू द थ्री क्वेश्चन, है ना, कभी भी इन दोनों के बीच में अगर किसी भी तरीके का मिसमैच हो रहा है, यानी हमें अनलिमिटेड चीज़ें चाहिए और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ये तीन क्वेश्चन अराइज होते हैं कि अगर मुझे ये प्रोड्यूस करना है तो क्यों करना है, या फिर अगर मुझे ये प्रोड्यूस करना है तो क्यों करना है, चलो ठीक है, इसको प्रोड्यूस करने से ये फ़ायदा है, इसको प्रोड्यूस करने से ये नुकसान है, ठीक है, फिर नुकसान है या फ़ायदा है, फिर हम बात करते हैं फिर अगर दोनों को में ही प्रोडक्शन में फ़ायदा है तो फिर कैसे प्रोड्यूस करना है इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से प्रोड्यूस करना है ना, इसको प्रोड्यूस करने में थोड़ा पैसा कम लगेगा, इसको प्रोड्यूस करने में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, हम ये सोचेंगे। देन उसके बाद देखेंगे ठीक है सब छोड़ो, मेरे को इसमें से क्या प्रोड्यूस करना, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्या वर्ल्ड मार्केट में इन दोनों में से किसकी डिमांड ज़्यादा है जिससे मुझे प्रॉफिट अच्छा हो जाए, फिर मैं ये देखूंगी ना। तो जब भी हमारे पास अनलिमिटेड वांट हो और लिमिटेड रिसोर्सेज हो तो ये तीन तरीके के क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होते हैं, जिसपे बेस फिर हम अपना आगे का स्टेप लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमी, अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ स्पेसिफिक एरिया सच एज कंट्री, है ना, यानी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ट्रेड के बारे में, कंजप्शन के बारे में, सर्विसेज के बारे में बात की जाती है किसी भी कंट्री की। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom, क्या प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये पढ़ो। So this fundamental question concerns which goods and services and in what quantities should be produced to meet the needs of the economic over a given period. For instance, should a farmer produce water incentive crop जैसे कि शुगर कैन या फिर पेटी और ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप सच एज द मिलेट और पल्सेस। देखो होता क्या है, वॉट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है और किसके लिए करना है, क्यों करना है। तो देखो इसके लिए क्या है कि ये फंडामेंटल क्वेश्चन जो है ना, ये सबसे बड़ा कंसर्न रहता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, है ना। तो इस पे जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर से हम फार्मर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो फार्मर क्या करे, क्या वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप प्रोड्यूस करे यानी शुगर कैन और पेडी, या फिर वो एक ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप को प्रोड्यूस करे यानी मिलेट या पल्सेस, है ना। प्रोड्यूसिंग शुगर कैन, अगर वो गन्ना उगाता है, ठीक है,
उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, अगर वो गन्ना उगा रहा है तो उसको हाई प्रॉफिट मिलने वाला है ना, एंड सपोर्ट, क्योंकि जो शुगर वाली इंडस्ट्रीज है वो उसको सपोर्ट करेंगी। ठीक है, वहीं अगर वो मिलेट उगा रहा है या पल्सेस उगा रहा है तो वो वाटर बचा रहा है। ठीक है, पानी बचेगा, और इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ, और मिट्टी की हेल्थ भी अच्छी होगी, एंड प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और मतलब एग्रीकल्चर भी इस तरीके से होगा कि और अच्छे से आगे भी वो एग्रीकल्चर कर सके। तो हेयर द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर। देखो, अब देखो यहाँ दो अपॉर्चुनिटी है, अगर वो गन्ना उगाता है तो उसको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर वो मिलेट उगाता है या पल्सेस उगाता है तो यहाँ उसका पानी भी बचेगा, यहाँ सॉइल की हेल्थ भी बचेगी, और ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी अराइज होगी, उसको कोई एक चीज से छोड़नी पड़ेगी ना, है ना। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी कि producing a sugarcane is foregone gain for from save water and improve the soil health। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि here the opportunity cost of producing the sugarcane is foregone इज द फॉरगॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, देखा जाए तो प्रॉब्लम ये हुई कि देखो, अगर वो अगर अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा तो यहाँ पर उसे शुगर केन ही उगाना पड़ेगा, क्योंकि शुगर केन अगर वो उगाता है तो उसको प्रॉफिट होने वाला है। इसके बदले में वो जो सेव वाटर और इम्प्रूव हेल्थ सॉइल कंडीशन जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो यही क्या हुआ, यही क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दिस टाइप ऑफ डिसीजन रिफ्लेक्ट द ट्रेड ऑफ बिटवीन द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये इस तरीके की जो चीजें हैं ना, ये हमें बताती है कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन क्या होता है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, मतलब क्या है कि इस तरीके के डिसीजन ही क्या करते हैं, हमें समझौता करने पे मजबूर कर देते हैं। या एक तरफ हमें सोचना होगा कि हमें शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम दूसरा अगर हम फैसला लेते हैं तो हमें पता चलता है कि बेशक अभी हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, पर एटलीस्ट हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी तो मिल रही है बाय अकाउंटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। सिमिलर ट्रेड ऑफ्स हैव टू बी मेड बाय कंपनीज, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर्स। यही सारी चीजें कंपनी, गवर्नमेंट और कंज्यूमर्स के थ्रू की जाती है। तो इस पैराग्राफ को अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो देखो, यहाँ हमने दो एग्जाम्पल लेके समझा है चीज़ों को। एक, हमने गन्ने की खेती करनी है, दूसरा हम बात कर रहे हैं कि हमें मिलेट और पल्सेस उगा लें। अगर हम गन्ने की खेती कर रहे हैं तो गन्ने की खेती में सॉइल बहुत खराब हो जाती है, लेकिन ना यहाँ पर बहुत प्रॉफिट होने वाला है आपको। ठीक है, दूसरी तरफ कंडीशन है कि मिलेट और पल्सेस उगा ले, यहाँ पानी भी बचेगा, सॉइल की हेल्थ भी बनी रहेगी, और आपका जो एग्रीकल्चर है वो भी सस्टेनेबल रहेगा, मतलब आगे तक भी आप अच्छी अच्छी फसलें उगा पाओगे। अब अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अगर हम गन्ना उगाएं तो ज़्यादा प्रॉफिट है, प्रॉफिट की बात करेंगे। लेकिन अगर हम कोई लॉन्ग टर्म में सोचे तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी मिट्टी इस लायक तो बनी रहे कि हम आगे भी फसल उगा सकें। तो ये क्या है, ये हमारा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके की, दो अलग अलग तरीके की क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो जनरेट हो गई। तो यही तो होता है ट्रेड ऑफ, यही तो होता है समझौता। ट्रेड ऑफ मतलब क्या है, समझौता ही तो है। यही समझौता है कि या तो हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बारे में सोच लें या फिर हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच लें। ठीक है, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनीज भी काम करती हैं। द क्वेश्चन ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस डेविल्स इनटू द पर्पस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो मतलब ये क्वेश्चन है कि किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, किसके लिए उगाना है, ये डिपेंड करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे उगा रहे हैं। तो हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हु बेनिफिट फ्रॉम देयर प्रोडक्शन, मतलब हम इसे कैसे उगाएंगे, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कैसे कौन है जिसको इसका बेनिफिट होने वाला है। सिंस रिसोर्स आर लिमिटेड, जैसे कि हम जानते हैं रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो 43 मिनट्स से ऊपर की वीडियो चली गई है। मेरी वैसे कोशिश थी कि वन शॉट में मैं इसे कवर कर दूं, बट लग नहीं रहा कि हो पाएगा, क्योंकि अभी आधा ही चैप्टर कंप्लीट हो पाया है। ठीक है, तो ये कम से कम 2 आवर्स की वीडियो चली जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम आगे का लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हो, और मैं समझती हूँ कि लेंदी जा रही है वीडियो, बट इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि एक एक पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी की एक लाइन जो है वो बहुत अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपको हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल आपका आंसर दूंगी, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, इवन नेक्स्ट लेक्चर में भी उसको कवर कर लूंगी अगर कोई ऐसा डाउट रह जाए तो। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स के से शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आगे की अपडेट्स भी मिलती रहें। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।